अनोनिमस तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करने का। और अब तक 16,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए खुफिया तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है उसे एक मनी बिल की तरह पास कर दिया गया, उसको लेकर भी आप आपत्ति जता रहे हैं? हाँ, मनी बिल तो सिर्फ वो होता है जो बजट से ताल्लुक़ रखता है। इसका कोई बजट से ताल्लुक़ नहीं था। सेकुलर और सोशलिस्ट को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि ये राज्यसभा में पास नहीं हुआ था या पार्लियामेंट से पास इसको नहीं किया गया था अमेंडमेंट को, तो क्या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई जाती है, तो वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जय हिंद एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट जर्नल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि चुनावी बॉन्ड, ये शब्द जो है काफ़ी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी वजह क्या है और क्यों ये लोकतंत्र को लेकर खास माना जाता है? हमारे साथ सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं, उनसे सवाल करेंगे। सर, चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफ़ी समय से सुर्खियों में हैं और कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की नींव को मजबूत भी करता है और कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर भी करने की कोशिश हो रही है, तो इस पर आपका क्या है? नहीं, मजबूत तो बिल्कुल भी नहीं करता, कमज़ोर करता है, क्योंकि ये एक अनोनिमस तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करने का। और अब तक 16,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए खुफिया तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए गए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा सिर्फ एक पार्टी को, बीजेपी को, और बाकी आधे से कम बाकी 200 पार्टियां हैं उनमें से। और ज़्यादातर करीब 99% इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्हीं पार्टियों को दिए गए हैं जो केंद्र में या राज्य में शासन में हैं। तो लोगों का अनुमान है और मेरा भी ये मानना है कि ये ज़्यादातर पैसा जो है वो कंपनियां दे रही हैं, क्योंकि ये बॉन्ड्स भी 10,000 से 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में हैं और इसमें से करीब 99% 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में ही दिए गए हैं। इसका मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं और ये वही कंपनियां दे रही होंगी जिनको केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से ठेके मिल रहे हैं या फ़ायदे पहुंच रहे हैं। तो ये घूस की तरीके से, खुफिया तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं और अब तक 16,000 करोड़ से ज़्यादा घूस दी जा चुकी है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और ज़्यादातर केंद्र सरकार को, जहां बीजेपी का शासन है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा बीजेपी को ही मिला है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पहली बात तो आपने घूस देने का एक तरीका कानूनी बना दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो कंपनी को ठेके मिल रहे हैं वो कितनी भी घूस दे दे और उस पर कोई पूछताछ नहीं करी जाएगी, किसी को पता नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं लगेगा कि किस पार्टी को किसने पैसे दिए। तो एक तरफ ये जो जनता का अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है उसको जानने का, उसके खिलाफ है। ये करप्शन को प्रमोट कर रहा है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है धारा 21 का एक पार्ट है, यानी कि करप्शन फ्री सोसाइटी लोगों का मौलिक अधिकार है और ये करप्शन को प्रमोट कर रहा है, इसलिए ये धारा 21 का जो मौलिक अधिकार है उसके भी खिलाफ है। फिर ये उन्हीं पार्टियों को और पैसे दिलवा रहा है इसके ज़रिए जो सत्ता में हैं, यानी कि अब हो ये रहा है कि भाजपा के पास सब बाकी पार्टियों को मिलाकर उससे भी ज़्यादा पैसे हैं और जो भी रूलिंग पार्टी हैं राज्यों में भी उनके पास सारे विपक्ष से बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो ये लोकतंत्र की नींव इस तरह से भी कमज़ोर कर रहा है कि जो पैसे का असर है लोकतंत्र में उसको बढ़ा रहा है। पर सर, कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो तो सभी पार्टियों को दिए जाते हैं, तो इसका फ़ायदा ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ सत्ताधारी जो पार्टी है वही इसका फ़ायदा ले रही है? क्योंकि हकीकत ये है कि सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों को ही मिल रहे हैं
और इसीलिए भाजपा को आधे से भी ज़्यादा मिल गए, क्योंकि भाजपा की सरकार केंद्र में है और कुछ राज्यों में भी है, और बाकी पैसे उन पार्टियों को मिले हैं जिनकी सत्ता राज्यों में है। सर, इससे मुझे एक सवाल आ रहा है कि अगर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसके पास जा रहे हैं, तो ये अनुमान कहाँ से लगाया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के पास ही ज़्यादा पैसा आ रहा है? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी सूचना आती है कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पार्टी ने कैश किए, लेकिन ये नहीं आती कि उनको वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए। तो इसलिए इतना तो पता लग जाता है कि किस पार्टी ने कितने कैश किए, अभी तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनकैश हुए हैं। लेकिन इसकी अगर ठोस जानकारी किसी को कोई पता लगा सकता है तो वो स्टेट बैंक है, लेकिन स्टेट बैंक को भी कानूनी तौर पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो किसी को ये जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक केंद्र सरकार के हाथ में है, तो केंद्र सरकार तो पता लगा सकती है अगर चाहे तो, लेकिन और कोई पता नहीं लगा सकता। तो सर, ऐसे में ये सवाल आता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको लेकर क्या आपत्ति जताई जा रही है? ये जैसे मैंने बोला कि जो ये स्कीम है, क्योंकि ये एक एनोनिमस ज़रिया पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग के लिए खोल रहा है और उसको लीगलाइज कर रहा है, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टियां हैं उनको खूब सारे पैसे मिल जाते हैं, बाकी पार्टियों को इसके ज़रिए नहीं मिलते। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अब जो कंपनियां भ्रष्ट पैसे देना चाहती हैं वो आराम से इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए दे सकती हैं और किसी को भी पता नहीं लगेगा कि उन्होंने घूस दे दी। और तीसरी बात, ये जो जनता का सूचना का अधिकार है उसको ख़त्म कर रहा है। जनता को पूरा हक है ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है, लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए फंडिंग हो रही है तो कोई जान नहीं पा रहा। सर, मेरे ध्यान में एक और याचिका आ रही है जो कि अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से सबमिट की गई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इसको ट्रांसपेरेंसी को लेकर किया जाए, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो उस याचिका में और आपकी याचिका में क्या फ़र्क है बेसिकली? नहीं, मुझे नहीं पता अश्विनी उपाध्याय ने क्या याचिका फाइल करी है। वो तो ज़्यादातर जो सरकार जिस तरह की याचिका चाहती है उस तरह की याचिका फाइल करते हैं। ये भी सवाल किया जा रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है उसे एक मनी बिल की तरह पास कर दिया गया, उसको लेकर भी आप आपत्ति जता रहे हैं? हाँ, वो भी एक आपत्ति है कि मनी बिल तो सिर्फ वो होता है जो बजट से ताल्लुक़ रखता है, इसका कोई बजट से ताल्लुक़ नहीं था। ये तो पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग का एक एनोनिमस ज़रिया अख्तियार किया गया था, तो इसलिए इसको मनी बिल की तरह नहीं पास किया जा सकता था, जो कि सिर्फ लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में जाता ही नहीं है। सिर्फ बजट एक ऐसी चीज़ है जो कि मनी बिल माना जाता है और जो सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है और राज्यसभा जाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सब कानून या संशोधन सब दोनों हाउसेस में पास होने होते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि वैलिडिटी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल होता है, क्योंकि ये मनी बिल के तौर पे जो है पास किया गया, तो सेकुलर और सोशलिस्ट को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये राज्यसभा में पास नहीं हुआ था या पार्लियामेंट से पास इसको नहीं किया गया था अमेंडमेंट को, तो क्या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई जाती है? तो वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है कि इसको मनी बिल की तरह नहीं पास किया जा सकता था। नॉर्मल कानून में जो संशोधन हुए उसकी तरह से ही पास होना था। बेसिकली इस याचिका की बात की जाए तो उसमें आप क्या मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी नई तरीके से लाना चाहिए, या किस तरह से डोनेशन बेसिकली हो? सॉल्यूशन क्या है? तो ये कह रहे हैं कि एनोनिमस फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी की ख़त्म होनी चाहिए। तो इसलिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड एनोनिमस रहेंगे तो जो भी कानून में संशोधन किया गया है इस तरह के एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के लिए, उन सब संशोधनों को रद्द करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग पार्टियों की ना हो सके। तो ये सॉल्यूशन अभी फिलहाल नजर आता है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को जो है सुनवाई इसमें रखी गई है, तो क्या उम्मीद आप जताते हैं इसको लेकर? नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा।
क्योंकि चुनाव 2024 के आने वाले हैं, क्या लगता है उससे पहले इसमें कुछ निकल कर आ पाएगा? उम्मीद तो है, तो पक्का कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जैसा कि आपको जानकारी दी है सर ने कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो चुनाव की नींव को कहीं ना कहीं डगमगा रही है, उससे चुनाव की जो लोकतंत्र की जो नींव है, तो ऐसे में सुनवाई क्या होगी और किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो है वो क्या कुछ सफाई सामने आती है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।